हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज वर्ड्स मे इंस्पायर बट ओनली एक्शंस क्रिएट चेंजेस। यानी कि शब्दों से आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। अब मैं आपको डेली एवरीडे थॉट ऑफ डे बताती हूँ तो आप लोग उससे इंस्पायर ज़रूर हो सकते हो। आपके दिमाग में आता है कि यार हाँ मैम सही बोल रहे हैं, हम ये चीज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन वो करने के लिए आपको असल में एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट। वो एक्शंस ही आपकी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। और एक्शन मुझे नहीं लेने, मैं एक्शन लूँगी वो मेरी लाइफ में परिवर्तन लाएगा। आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहिए, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी लेते हैं एक्शन और बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। फ्यू डिज़ाइन मैनिफेस्टोज। डिज़ाइन मतलब जो डिज़ाइनिंग की जाती है, नक्शा बनाया जाता है, और मैनिफेस्टोज मतलब घोषणा पत्र। आर एज एलोक्वेंट एज अ सर्टेन समर कॉटेज। वो बोल रहे इतने प्रभावशाली हैं जैसे कोई समर, किसी के गर्मियों का कोई कॉटेज हो। बिल्ट इन 1975 बाय आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो। जो कि किसके द्वारा बनाए गए? 1975 के दौरान में आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो नाम के कोई व्यक्ति हैं जो आर्किटेक्ट हैं, उनके द्वारा बनाए गए। इन दी वुड्स नियर नगानो इन जापान। कहाँ पे? जापान में के जंगली इलाके नगानो में बनाए गए। अ लॉन्ग लिविंग स्पेस विच इज़ ऑल्सो अ टेरेस। एक लंबी सी जगह, लंबा सा लिविंग एरिया जो कि छत का हिस्सा भी है, छत का काम भी कर रहा है। थैंक्स टू द लैक ऑफ वॉल्स। और शुक्र है क्योंकि वो इसलिए काम कर रहा है छत का भी क्योंकि वहाँ पे दीवारें नहीं हैं। विद डिस्क्रीट रूम्स फॉर स्लीपिंग एंड कुकिंग। और जहाँ पे अलग अलग कमरे हैं सोने के लिए और खाना वगैरह बनाने के लिए, पर बीच में दीवारें नहीं हैं। एंड अ सिंगल रूफ कवरिंग देम। और एक ही छत है जिसके जो उनको कवर कर रही है। यामाकावा विला इज अ बिल्डिंग इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद इट्स एनवायरनमेंट। ये किसकी बात करें? यामाकावा विला है, ठीक है, किसी का घर है, बिल्डिंग है। वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि लगातार अपने आसपास के वातावरण के साथ में बातचीत करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए दिखाई देती है। इन द विंटर व्हेन द फैमिली इज इट वॉज बिल्ट फॉर इज बैक इन द सिटी। पूरा जब सर्दियों में वो परिवार जिसके लिए घर बनाया गया था वो वापस आते हैं। एनिमल्स फ्रॉम द सराउंडिंग वुड्स वॉक इन। तो आसपास के जंगलों से जो जानवर होते हैं वो ज़रूर उनसे मिलने आते हैं। A structure that through its physical openness encourages communication and community। बोल रहे एक ऐसा ढांचा जो ओपननेस की वजह से, क्योंकि वो फिजिकली ओपन है, इसीलिए वो कम्युनिटी को और कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है। द कॉटेज रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ यामामोटोज करियर। तो ये जो घर है, ये जो कॉटेज है, ये यामामोटो के करियर का जो बेसिक आइडिया है, मुख्य केंद्र है। अब हर एक व्यक्ति का जो भी ओपिनियन होता है वो उसको अपने कामकाज में ज़रूर इम्प्लीमेंट करता है। कोई व्यक्ति होगा जिसको जीवन का शायद उद्देश्य होगा कि वो कभी, या मोटो होगा कि कभी चुगली नहीं करनी, तो वो उसको अपने काम में भी अप्लाई करेगा। तो सेम उनका जो सेंट्रल आइडिया था अपने करियर का, वो इस कॉटेज में दर्शाई देता है। वन विच हैज़ फेच्ड हिम प्रिट्जकर प्राइज दिस ईयर। और वो एक ऐसा विचार था, ऐसी धारणा थी, ऐसा आइडिया था जिसकी वजह से उनको इस साल का प्रिट्जकर प्राइज मिला है। अब समझ में आ गया कि हम ये अचानक से आज उठ के एक आर्किटेक्ट के बारे में क्यों बात करने लगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उनको प्रिट्जकर प्राइज मिला है जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। जैसे कि पुलित्जर अवार्ड हो गया या दूसरे जैसे ऑस्कर्स हो गए, और जो प्राइज हैं वो मिलते हैं, वैसे ही प्रिट्जकर आर्किटेक्चर की फील्ड का प्राइज है, ठीक है। तो वो उनको मिला है, इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की, ठीक है। तो आपका जीके का क्वेश्चन भी आ गया कि भाई किसको इस साल का प्रिट्जकर प्राइज मिला है, तो नाम आ गया रिकेन यामामोटो, जो कि एक जापानीज आर्किटेक्ट है। He is the 9th Japanese architect to win architecture's most prestigious honor। बोल रहे हैं वो 9वें जापानीज आर्किटेक्ट हैं जिनको आर्किटेक्चर की फील्ड का ये सबसे प्रेस्टिजियस यानी कि सबसे प्रतिष्ठित ऑनर, सम्मान मिला है। मॉडेस्ट टू लुक एट। अब देखने में तो ये ऐसे साधारण सा, मॉडेस्ट सा, विनम्र सा लगता है। कौन? Yamamoto's structure may seem like a surprise addition in a roster that features Stararchitects
सच एज फ्रैंक गैरी बोल रहे हैं कि देखने में बिल्कुल साधारण सा, विनम्र सा यामामोटो का जो ढांचा है, यामामोटो के घर जो डिजाइन किया था उसको इस लिस्ट में शामिल करना सीम्स लाइक अ सरप्राइज, ये एकदम चौंकाने वाला था। रोस्टर मतलब कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनको शामिल करना जिसके अंदर स्टार आर्किटेक्ट्स मतलब स्टार आर्किटेक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि फ्रैंक गहरी, रेम कुल्हास एंड आई.एम. पाई, डिजाइनर्स ऑफ स्पेक्टेकुलर। और ये ऐसे डिजाइनर्स हैं जिनने स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली जो आपको आपके ध्यान को एकदम अपनी तरफ केंद्रित करते हैं ना, दर्शनीय एकदम, जैसे कि अगर किसी ने बुर्ज खलीफा पहली बार देखा है तो हम लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा, एकदम स्पेक्टेकुलर दृश्य हो जाएगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग को अपनी आंखों के सामने ऐसे देखना, राइट। ऑलमोस्ट बॉम्बास्टिकली एम्बिशियस बिल्डिंग्स, और जो कि बहुत ज्यादा, बहुत ही ग्रैंड, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बिल्डिंग्स बनाई हैं इन डिजाइनर्स ने। उन बिल्डिंग्स की लिस्ट में यामामोटो का नाम शामिल करना बड़ा ही सरप्राइजिंग था। Yet the 2024 laureate's vision of a world where people live as a community, लेकिन फिर भी क्योंकि 2024 का ये जो पुरस्कार विजेता है उनका विजन ये था कि दुनिया एक घर की तरह है, पूरा दुनिया जो है वो एक घर है, वो एक कम्युनिटी है, और हम एक इंडिविजुअल की तरह एक एक कमरे के या दो कमरे के या तीन कमरे की बिल्डिंग के अंदर, बक्सों के अंदर बंद होके नहीं रह सकते अपनी अपनी जगहों में। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, ये बात की जाती है। मतलब क्या है उस समाज का, हमें क्यों फर्क पड़ता है समाज से? बिकॉज वी लिव एज अ कम्युनिटी। मदद में, सुख दुख में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और काम भी आते हैं। अब कोई ये बोल दे कि नहीं जी हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं होगा। एक समाज के तौर पे, एक कम्युनिटी के तौर पे हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं वो जरूरतें काम भी आती हैं। इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो ये पूरी दुनिया है ये घर की तरह है, इसमें हम इंडिविजुअल अपने अपने कमरों में बंद होके नहीं रह सकते, और यही उनका पूरा आइडिया था। इज एम्बिशियस एंड नॉट एज इज एम्बिशियस इन अ क्वाइट एंड अनअज्यूमिंग वे, और बोल रहे हैं ये खुद भी अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी था। अगर हम बोलें कि उनके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इतने एकदम चकाचौंध कर देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं बाकी आर्किटेक्ट्स के, और यामामोटो का बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, उनका बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई को समझें तो ये पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह काउंट करता है, ओपननेस दिखाता है। ये नहीं कि आप अपनी अपनी बिल्डिंग में बंद हो जाए, अपने अपने घरों में बंद हो जाए, ऐसा नहीं दिखाता। तो ये भी अपने आप में बहुत एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, और कुछ अलग ही तरीके का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। If the general trend of architecture since the 20th century has been towards atomized living, बोल रहे हैं कि अगर हम देखें तो 20वीं सदी की शुरुआत से जो आर्किटेक्चर का जनरल आमतौर ट्रेंड चला हुआ था वो ये था कि हमें जो लिविंग है, जो हमारा जीवन यापन है, उसको टुकड़ों में बांट दिया गया था। न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आ गया। उससे पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली, तो एटोमाइज मतलब कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। Yamamoto's buildings with their transparent, even absent walls and communal spaces hark back to an older, more social way of living। तो उसी दौर में यामामोटो की जो बिल्डिंग है जिसके अंदर में लगभग ट्रांसपेरेंट या फिर कोई भी दीवार नहीं है, कई जगहों पर कोई भी दीवार नहीं, कई जगहों पर लगभग ट्रांसपेरेंट दीवार है, तो ये जो ढांचा है, वॉल्स, ये कम्युनल स्पेसेस इस तरीके की, ये क्या करते हैं, हार्क बैक टू, वापस याद दिलाते हैं उस पुराने दौर की जो ज्यादा सामाजिक था, ज्यादा समाज में समावेशक था, उस दौर की याद दिलाते हैं। ना कि हम जो अपने न्यूक्लियर फैमिलीज में 4 बंदों के परिवार में ही खुश होके जीवन यापन कर रहे हैं, उससे विपरीत जो पूरे समाज को एक परिवार मान के चलते थे, सभी के सुख दुख में शामिल होते थे, वैसा वो आर्किटेक्चर दिखाते हैं। फ्रॉम द चॉल्स ऑफ मुंबई, अब यहीं पे बात आ जाती है, हिंदुस्तान में मुंबई में होने वाले चॉल्स की बात आती है। इन विच खोलीज शेयर अ कॉरिडोर, जहां पे खोलीज के अंदर में, खोली वो घर को बोलते हैं, खोली के अंदर में कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब बीच का जो एम्प्टी गलियारा होता है, ठीक है, वो शेयर किया जाता है, यानी कि 4-5 खोली का एक गलियारा होएगा। टू द साइडवॉक कैफेज एंड बुक शॉप्स ऑफ यूरोप, और ऐसा ही कंसेप्ट यूरोप में भी है जहां पे कैफीज
कैफेज में साइड वॉक्स होते हैं, बुक शॉप्स के बाहर साइड वॉक्स होते हैं, यही कंसेप्ट यूरोप में भी है। स्पेसेस कम टू लाइफ व्हेन द लाइन डिवाइडिंग द आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड इज ब्लर्ड। तो ये सब दर्शाते हैं, ये खोलीज हो गया या साइड वॉक्स, कैफेज या बुक शॉप्स यूरोप का, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि कोई भी जगह जो है वो जीवंत तभी होती है जब बाहर से अंदर को अलग करने वाली जो लाइन है वो धुंधली हो, वो हल्की हो। This has been recognized by other architects, और इसी बात को और भी कई दूसरे आर्किटेक्ट्स ने समझा है टू, मतलब उन्होंने भी समझा है, इंक्लूडिंग चैंपियंस ऑफ ह्यूमन स्केल स्ट्रक्चर्स लाइक बीवी डोशी। और खास तौर पे जिसमें कौन लोग शामिल हैं? समर्थक। किसके समर्थक? ह्यूमन स्केल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि बीवी डोशी या फिर चार्ल्स कोरिया, ये लोग शामिल हैं। ये लोग भी इसी बात को मानते हैं कि बाहर को अंदर वाली चीजों से अलग करने वाली जो लाइन है वो बहुत बारीक होनी चाहिए। For many critics of the sealed off style of architecture that is so dominant today, पूरे बहुत सारे जो इसके आलोचक हैं जिनके लिए ये जो सील्ड ऑफ यानी कि सील बंद स्टाइल है आर्किटेक्चर का, जिसमें लोगों के छोटे छोटे घर हैं, 4 कमरों 5 कमरों का मकान है, छोटा नहीं हो सकता, खैर बड़ा है, पर वो उसको बंद कर देते हैं, 4 दीवारी से बाउंड्री हॉल अंदर के अंदर होता है। पहले जमाने में क्या होता था? इस तरीके की बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, इस तरीके की, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे 1 रूम 2 रूम 3, ओपन, आगे ओपननेस थी। लेकिन अब क्या किया, इनको तोड़ के भी आगे हॉल बना दिया गया, बंद हो गए, दरवाजा एक रखा गया, अब वहां से खुल के अंदर अंदर इनके क्या चल रहा है किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बोल रहे हैं जो क्रिटिक्स हैं जो इस सील्ड आर्किटेक्चर को इज सो डोमिनेंट, वो इसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, वो इतने ज्यादा प्रमुख हैं, विच स्ट्राइप्स सिटीज ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड मेक्स स्पेसेस लेस कंड्यूसिव टू कॉन्विवियलिटी। बोल रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्राइप ऑफ करते हैं, इनकी वंचित करते हैं, कम कर देते हैं शहरों को, उनकी व्यक्तित्व से, उनकी यूनिकनेस से वंचित कर देते हैं, और जगहों को कम अनुकूल, कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, कम अनुकूल बना देते हैं, किसके, और कम मिलनसार बना देते हैं। ठीक है, द सोल्यूशन लाइज इन देयर विजन। तो इसका समाधान केवल उनके ओपिनियन में, उनके नजरिए में है। वन बिल्डिंग एट अ टाइम दे हेल्प ब्रिंग पीपल टुगेदर। अगर हम एक एक बिल्डिंग को एक समय पे ठीक करने लगे तो इससे क्या होगा, लोग एक साथ आ पाएंगे, लोग ज्यादा मिलनसार हो पाएंगे। Which of the following best describes the architectural approach of Riken Yamamoto as exemplified by the Yamakawa Villa? तो उसमें ओपननेस बताया ना, ओपननेस के बारे में, बाहर की दुनिया के साथ में कम्युनिटी की तरह इंटरैक्ट करने के बारे में बताया गया। चलिए देखते हैं। An emphasis on grandiose and visually striking structures that prioritize individual recognition over community interaction। इनकरेक्ट है, ये जो आज के ज़माने के लोग हैं उनका है कि बहुत भव्य होना चाहिए, बहुत विशाल होना चाहिए, आंखों को चकाचौंध कर देने वाला होना चाहिए, और अलग से कटा हुआ होना चाहिए, दुनिया समाज से कटा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आज के हम शहरों में देखते हैं, हमारे घर होते हैं, वैसा होना चाहिए। ठीक है। A focus on creating buildings with strong barriers between the indoor environment and the natural world to provide privacy and security। इनकरेक्ट है, जो यामामोटो का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसका जो आइडिया था वो ओपननेस का था। ठीक है, किसी भी तरीके की बाध्यता का नहीं था। द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स विद मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यूजिंग ओनली रिसाइकल्ड मटेरियल्स। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों का कंसेप्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। The development of open communal spaces that encourage interaction with the environment and foster a sense of community। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक ऐसा खुला वातावरण, ऐसी खुली कम्युनल स्पेसेस जो कि इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्शन, एक कम्युनिटी की तरह सेंस, इसको प्रोत्साहन दे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What distinguishes Riken Yamamoto's work from that of other architects? बोल रहे हैं ये रिकन यामामोटो के काम को दूसरे आर्किटेक्ट्स के काम से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, यामामोटो's exclusive use of traditional Japanese building techniques। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जापानीज बिल्डिंग टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल की बात नहीं की, बस यही था कि उन्होंने दुनिया को एक कम्युनिटी की तरह देखा, उसके अंदर जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबको एक कम्युनिटी की तरह देखा, और उन्होंने एक जरिया बनाया जिससे कि हम उस नेचर से, आसपास के वातावरण से जुड़े रहें, ना कि डब्बा बंद कमरों में बंद हो जाए।
his creation of closed secretive spaces. Incorrect है. The prioritization of utility functionality over aesthetics consideration leading to buildings that are practical but not visibly appealing. Incorrect है. A commitment to modest community focused designs that challenge the trend towards isolating living despite not seeking visual spectacles. Option D is absolutely correct. कि उनका था कि हाँ साधारण नॉर्मल सा दिखने वाला, मॉडेस्ट सा, सामान्य सा दिखने वाला, लेकिन कम्युनिटी फोकस डिज़ाइन होना चाहिए, जो आजकल के आइसोलेशन वाले, अलग थलग पढ़ने वाले जो ट्रेंड्स हैं उनके विपरीत है. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. What is the tone of the passage regarding Ricky Yamamoto's architecture and its impact on community and environment? तो उनने काफ़ी प्रशंसा करी है कि उनका जो आर्किटेक्ट था वो इतना अच्छा था, वो समावेशी था, वो सबको एक्सेप्ट करता था, एक परिवार के तौर पे देखता है, जो आजकल का हमारा कंसेप्ट है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का या फिर न्यूक्लियर घर बनाने का, उससे विपरीत था. सो वो क्रिटिकल और स्केप्टिकल नहीं था, न्यूट्रल और इंफॉर्मेटिव नहीं था, एडमायरिंग एंड एप्रिशिएटिव. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The evolution of architectural designs from 20th century to the present. तो यहाँ पे हमने उसके एवोल्यूशन की बात नहीं करी है. एक आर्किटेक्ट है, उनके डिज़ाइन का क्या प्रभाव रहा उसके बारे में बात करी है. The comparison between traditional and modern architectural practices. Incorrect है. The impact of architectural design on community and environmental integration. बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी आर्किटेक्ट के डिज़ाइन का हमारे समाज के ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है. अ बायोग्राफी ऑफ आर्किटेक्ट रिकी यामामोटो एंड हिज करियर माइलस्टोन. तो उनकी बायोग्राफी नहीं बताई गई है यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाता है. What can be inferred about the general reception of Yamamoto's architectural design among the architectural community and critics based on the passage? कि पैसेज के अनुसार जो आर्किटेक्चर कम्युनिटी के जो आलोचक हैं उन्होंने यामामोटो के डिज़ाइन को किस तरीके से एक्सेप्ट करा या रिजेक्ट करा, या उसके बारे में क्या धारणा है उनकी. His work is regarded as a necessary deviation from the norm that could inspire future architectural trends. कि उनके काम को ज़रूरी बताया गया क्योंकि वो जो आम तौर पे इस्तेमाल होने वाला आइसोलेशन वाला कंसेप्ट है उससे अलग था. तो इसकी बदौलत फ्यूचर के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं. बिल्कुल करेक्ट है. सम में व्यू हिज डिजाइंस एज अंडरस्टेटेड स्पेशली व्हेन कंपेयर टू द वर्क्स ऑफ मोर विजुअली ड्रामेटिक आर्किटेक्चर. ये कहाँ से समझ में आता है? देखो क्लियरली ये लाइन बोली नहीं गई है कि उनका जो काम था वो बड़ा अंडरस्टेटेड था बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन जहाँ पे बोला गया ना कि उस रोस्टर में जिसमें इतने स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग्स बनाने वाले आर्किटेक्ट शामिल थे उसमें इनका नाम काफ़ी सरप्राइजिंग था. तो ये बात बताती है कि उनके डिज़ाइंस को बड़ा ही अंडररेटेड माना जाता था या उनके डिज़ाइंस को इतना प्रभावशाली नहीं माना जा रहा था, बट स्टिल वो उस रोस्टर में अपना नाम बना पाए और ये अवार्ड जीत पाए. दैट मीन्स वो जिस मकसद से उतरे थे इस फील्ड में, जो काम वो करना चाहते थे वो कर पाए. ठीक है. सो 2 इज करेक्ट. Yamamoto's approach is celebrated for its potential to enhance social interactions and community living in urban environments. बोल रहे हैं यामामोटो का जो अप्रोच था वो माना जाता था, उसको प्रोत्साहित, सेलिब्रेटेड मतलब उसको माना जाता था, उसको अच्छा माना जाता था फॉर इट्स, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो सोशल इंटरैक्शंस को बढ़ावा दे. उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो कम्युनिटी लिविंग, अर्बन एनवायरनमेंट में भी कम्युनिटी लिविंग के कंसेप्ट को उजागर करके रख सके या फिर बनाए रख सके. ये उसके अंदर कैपेबिलिटी थी. ठीक है. तो तीनों जो पॉइंट्स है बिल्कुल करेक्ट है. 1, 2, 3 इज करेक्ट. 1, 2, 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट. Leaders of the IT industry in India are almost certain that this wave of AI will lead to fundamental changes. बोल रहे हैं IT इंडस्ट्री में जो भी लीडर्स हैं, जो भी उसके जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो AI की वेव आई है, अब आपको अभी तक तो वेव्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. एक लहर आती है, जैसे कि कोरोना की पहली लहर आई थी, फिर कोरोना की दूसरी लहर आई थी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये वाली लहर है ये क्या लाएगी? लीड टू फंडामेंटल चेंजेस. ये मूल आधार, बेसिक चेंजेस लेकर आएगी, बहुत ज़्यादा नींव तक इसको हिला के रख देगी, चेंजेस लेकर आएगी. अब दिस वेव
यानी कि पहले जिक्र किया होगा किसी वेव का, उसके बारे में बता रहे हैं। रीसेंट एडवांसेस इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यहाँ पे है, यहाँ पे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म बताया है, दैट मीन्स इससे पहले ये आएगा, राइट। तो बोल रहे हैं हाल फिलहाल में जो एडवांसमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है किसमें, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हैव कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक, इसने दुनिया की, आम जनता की, बिजनेसमैन्स की और गवर्नमेंट्स की, सबकी इमेजिनेशन को एक साथ आकर्षित किया है, सबको अपनी ओर आकर्षित किया। तो क्यों हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को पहली दफा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और यहीं से हमारा बेसिस बन रहा है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ और ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से सबका ध्यान जो है इसकी तरफ केंद्रित हो गया है। तो क्यों होगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट है, बी में पी फर्स्ट स्टेटमेंट है और डी में पी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब दो कारणों से पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। पहली दफा तो पहला कारण तो ये दिस बोला गया, ठीक है। दूसरा कारण AI यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया और उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, तो पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा दोनों वजहों से। सो बी और डी जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो वेरी रिसेंटली रिलीज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द अपॉर्चुनिटीज अफोर्डेड बाय दिस करंट वेव ऑफ AI। बोल रहे हैं वहीं साथ ही साथ भारत सरकार ने भी, जहाँ पे बोलो ना सभी का ध्यान केंद्रित करा, तो सभी का ध्यान केंद्रित करा तो भारत सरकार क्यों पीछे रहेगी। भारत सरकार ने भी हाल फिलहाल में एक व्यापक रिपोर्ट पब्लिश करी है, रिलीज करी है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमें मिल पाएंगी इस करंट AI वेव के अंदर। ये उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, रिपोर्ट जारी कर दी है। इन द स्किल्स लैंडस्केप, अगर हम स्किल्स की दुनिया की बात करें, एंड इम्प्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग थ्रेट्स एंड डेंजर्स, अगर हम बात करें स्किल्स की दुनिया में और खास तौर पे इससे जुड़े हुए खतरों और जोखिमों की अगर बात करें तो ये आगे स्टेटमेंट फर्दर कंटिन्यू होगा। तो देखो यहाँ पे बात आई गवर्नमेंट सभी का ध्यान केंद्रित किया, तो गवर्नमेंट लास्ट पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ध्यान उन्होंने केंद्रित करा, उन्होंने भी एक कंप्लीट रिपोर्ट जारी करी। फिर किस बारे में, ये तो उन्होंने बता दिया। और लीडर्स जो थे IT इंडस्ट्री के, फिर उसके बाद बिजनेसेस की बात आ गई। जो IT इंडस्ट्री के लीडर्स उन्होंने एकदम सुनिश्चित होकर बोल दिया कि ये जो AI की वेव है ये बेसिक तक हिला के रख देगी, बेसिक तक चेंज कर देगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फाइनल हो गया कि अगर हम स्किल्स की बात करें और या फिर मुख्य तौर पे खास तौर पे जो इससे जुड़े हुए खतरों वगैरह की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। सो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QRPS नहीं आएगा, QRPS, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The G20 summit that was held in Delhi September 9 to 10 agreed on tripling renewable energy capacity। बोल रहे हैं G20 समिट जो दिल्ली में हुआ सितंबर 9 से 10 के बीच में, वहाँ पे अग्री किया गया, इस बात के ऊपर हामी भरी गई कि अब हम 3 गुना कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, एंड अ वॉलंटरी डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2030। और जिस तेज़ी से, जिस गति से हमें एनर्जी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसको डबल कर देंगे। कब तक, 2030 तक। However, this Delhi declaration on the climate question did not find consensus on the most contentious issue। बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन था क्लाइमेट के सवालों के ऊपर, इसमें भी सहमति नहीं बन पाई सबसे बड़े मसले के ऊपर, सबसे ज़्यादा उछाले जाने वाले मसले के ऊपर भी इसमें सहमति नहीं बन पाई, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। जो कि मुख्य कारण है ये क्लाइमेट क्राइसिस का, वो क्या है, ऑफ द फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे, उनके यूज इस्तेमाल जो है उसको कैसे कम करें, इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बन पाई।
Often those who contribute to climate change are not the ones who are affected by it. अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग जो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो वही लोग नहीं होते जो इससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि हमने जो दुबई डिक्लेरेशन है उसमें ये चीज़ जानी कि क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने 20वीं सदी के दौरान में, 19वीं सदी के दौरान में, डेवलपमेंट फेज़ के दौरान में इतना ज़्यादा कार्बन पोल्यूशन फैलाया है जिसके खामियाजे आज के दौर के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफेक्ट कौन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट कौन हो रहा है, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़। सेकेंड, दूसरी बात ये है, तो पहली बात भी तो कुछ आएगी तभी दूसरी बात आएगी। ओके, सेकंड, क्लाइमेट जस्टिस रिक्वायर्स कंपनसेशन फॉर दोज हु आर हार्म्ड। तो दूसरी बात यह है कि क्लाइमेट कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाना चाहिए, अगर हम जस्टिस करना चाहते हैं तो उन लोगों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है। Any energy transition initiative must embrace two normative ideals। तो 2 normative ideals होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है, यानी कि D के बाद में C आएगा, क्योंकि इसमें सेकंड बोला गया है और यहाँ पे फर्स्ट बोला गया है, तो साफ तौर पे पहला पहले आएगा फिर दूसरा नंबर आएगा, राइट। तो D के बाद में C आएगा, पता चल गया। अब यहाँ पे D के बाद में C है, यहाँ पे C पहले है, यहाँ पे C पहले है, यहाँ पे C पहले है। लो जी, आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक लिंक से पता चल गया आंसर क्या सही बैठ रहा है, राइट। फिर भी हम सॉल्व करते हैं कि बोल रहे हैं अगर किसी भी तरीके का हमें एनर्जी में ट्रांजिशन करना है, एक एनर्जी सोर्स से दूसरे पे हमें मूव करना है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों को नॉर्मेटिव यानी कि नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। पहला, internalizing cost requires those who emit greenhouse gases to pay the social and environmental costs। बोल रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनलाइज करना पड़ेगा उन लोगों की कॉस्ट को जो कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं, ताकि सामाजिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट को पूरा किया जा सके, उनको पे किया जा सके। ठीक है, जो समाज का नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, उसको पे किया जा सके। Therefore, any mitigation effort must invert this carbon injustice by making the richer countries or richer classes within a country pay for energy transition। यानी कि क्या मतलब हो गया कि एक तो आप रिचर कंट्रीज को भी बोल रहे हो कि पे करो, दूसरी चीज जो रिचर क्लास है, हम भारत के अंदर का फैक्ट्रीज किसने लगाई हैं, आपने मैंने तो नहीं लगाई फैक्ट्रीज, टाटा बिरला अंबानी इनकी फैक्ट्रीज हैं, उसके अंदर हम लोग काम करते हैं जाके, मैक्सिमम प्रॉफिट ये लोग लेके जा रहे हैं, राइट। तो इनको भी एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन के खर्च के लिए इनको भी पे करना चाहिए। ठीक है, और जो रिच कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, इनको तो पे करना ही चाहिए। ठीक है, तो उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दोनों लोगों को करनी चाहिए, अमीर देशों को भी करनी चाहिए और अमीर देशों के अमीर लोगों को भी, अमीर या गरीब जो भी देश है उनके अमीर लोगों को भी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये G20 समिट की दिल्ली की बात हुई, तो सबसे पहला क्या आएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि कोई भी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई, तो अगर कोई भी एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें 2 चीजें बहुत कॉमन होनी चाहिए, एकदम नॉर्मलाइज कर देनी चाहिए। वो पहला कि कॉस्ट को इंटरनलाइज करना चाहिए, यानी कि जिस देश के अंदर, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, जैसे कि टैक्स कटता है स्लैब के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, वैसे ही इसके ऊपर भी टैक्स कटना चाहिए, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो जो लोग इंडस्ट्रीज लगा के बैठे हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ इसकी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। फिर दूसरा आ गया देशों की रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि अगर जस्टिस हमें करना है तो उन लोगों को नुकसान को भरपाई करनी पड़ेगी जिनको नुकसान हुआ है, राइट। सो डी आ गया सेकंड पॉइंट, सी आ गया थर्ड पॉइंट और बी आ गया फोर्थ पॉइंट। ए डी सी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पुलिस एक्शन वॉज स्वीपिंग इन नेचर। बोल रहे हैं ये जो पुलिस का कार्रवाई थी ये स्वीपिंग थी, यानी कि ये बड़े, इसकी रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी रेंज की कार्रवाई थी। विद इवन वेरी जूनियर स्टाफ विद इन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन सर्च्ड एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक
इक्विपमेंट सीज्ड। और यहाँ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई थी, सब लोग इसके दायरे के अंदर थे, रेंज इतनी बड़ी थी कि जो सबसे जूनियर स्टाफ भी था उसके इस नई संस्था के अंदर उसको भी सर्च किया गया और उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह सीज कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। The often repeated term chilling effect does not really capture the gravity of what transpired in India recently। बोल रहे हैं जो अक्सर हम एक शब्द कहते हैं chilling effect, ठीक है, chilling effect मतलब रूह कपा देने वाला इफेक्ट, रूह कांप गई, ऐसा कुछ हुआ। तो इसको हम इस शब्द भी, ये जो शब्द है ये भी इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं उनको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता ये शब्द भी। इतने शायद खराब हालात के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। द दिल्ली पुलिस कंडक्टेड एक्सटेंसिव रेड्स ऑन न्यूज पोर्टल्स न्यूज क्लिक। बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया, न्यूज क्लिक एक न्यूज पोर्टल है उसके ऊपर रेड करी, इवेंचुअली अरेस्टिंग 2 persons, और फिर अंततः 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इंक्लूडिंग इट्स फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकास्त्य इन केसेस दैट हैव इन्वोक्ड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए के अंदर उनके ऊपर केस हो गया। बोल रहे हैं अंततः क्या हुआ, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके अंदर उनके फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकास्त्य भी शामिल हैं, और वो भी उन केसेस में जिनमें यूएपीए लागू होता है, उन केसेस में उनके ऊपर भी केस दर्ज हो गया है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम एक बेसिक धारणा बनाने चाह रहे हैं कि भाई देश के हालात इतने बुरे हैं कि हम जो बोलते हैं ना कि रूह कांप जाए, वो रूह कांप जाना शब्द भी जो है देश के बुरे हालातों को जस्टिफाई नहीं कर पाता। अब हमारे देश के हालात उससे भी ज्यादा गिर चुके हैं, उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। फिर इसके बाद में होगा कि हुआ क्या, क्यों बोल रहे हैं ये चीज। क्या हुआ कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रेड्स करी न्यूज पोर्टल के ऊपर, ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब जो रेड्स करी उसकी बदौलत क्या हुआ, 2 लोग गिरफ्तार किए गए, ठीक है, और उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया। पुलिस की, फिर वो बता रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई को डिफाइन कर रहे हैं कि वो किस तरीके की बोल रहे हैं। वो इस इतनी बड़ी रेंज थी उसकी कि सबसे जूनियर स्टाफ जो था ऑर्गेनाइजेशन का उसको भी सर्च किया गया और उसके भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है सीज कर लिए गए। ये हो गया 4th पॉइंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, BCDA। BCDA ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर्स नहीं है। द चिल्ड्रंस, चाइल्ड जो है सिंगुलर है, ठीक है, और जब ये प्लूरल फॉर्म में आता है नाउन तो क्या बन जाता है, चिल्ड्रन, ना कि एस नहीं आता, एस लगाना इज इनकरेक्ट। चिल्ड्रन क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रंस नहीं आएगा, इनकरेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हुए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन करेक्ट है। प्लेइंग इन द किंडरगार्टन ऑलमोस्ट ब्रोक द विंडो ऑफ द प्रिंसिपल्स कार। बोल रहे हैं जो बच्चे इसमें खेल रहे थे, किसमें, किंडरगार्टन में खेल रहे थे। किंडरगार्टन क्या होता है, जो किंडरगार्टन का अगर हिंदी अनुवाद करें तो छोटे बच्चों की या छोटी कलियों की फुलवारी, ठीक है, ये हिंदी अनुवाद हो गया। अब किंडरगार्टन मतलब छोटे बच्चों का स्कूल। तो क्या किया, बच्चे जो किंडरगार्टन में खेल रहे थे उन्होंने लगभग प्रिंसिपल की कार का शीशा जो है खेलते वक्त तोड़ ही दिया था। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। यहाँ पे चिल्ड्रंस आ गया, ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है। किंडर गार्डन नहीं होता, गार्टन होता है। अभी तक आप लोगों, कई लोगों को यही लगता हो किंडर गार्डन बोलते होंगे, किंडर गार्टन, ठीक है। सो गार्डन नहीं है, गार्टन है, ये इनकरेक्ट है। ऑलमोस्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी इज इन अ हरी टू मीट हर ब्रदर, कि वो थोड़ी जल्दबाजी में है। अब इन एन हरी नहीं होगा, क्या होगा, इन अ हरी। यहाँ पे एन लिखा है, शी इज इन अ हरी, नॉट एन हरी, क्योंकि ए और एन के प्रयोग में डिफरेंस है। एन तो केवल पहले बात तो वॉवल साउंड्स के साथ में आता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे ह वॉवल साउंड नहीं है, ऑप्शन डी में एरर है, एन की बजाय क्या आएगा, ए आएगा।
Soon after the doctor gave her the next dash of medicine, the patient began to death. तो जैसे ही डॉक्टर ने उसको नेक्स्ट डोज दी मेडिसिन की, ठीक है, द पेशेंट बिगैन टू डोज. अब एक होता है डोज, ये होता है मेडिसिन की डोज देना, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी देना, ठीक है. और नींद, जैसे ही उसको मेडिसिन की क्वांटिटी दी गई, मेडिसिन की अगली डोज दी गई, वो डोज करने लगा, यानी कि नींद उसको आने लगी, वो नींद की झपकियां लेने लगा, सोने लग गया, ठीक है. तो डोज डोज, बिगैन टू डोज्ड नहीं आएगा, डोज डोज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. In Catholic, Eastern Orthodox, Anglican, Oriental Orthodox and Lutheran teachings, अब इन सभी धर्मों की टीचिंग्स में, कैथोलिक टीचिंग हो गई, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हो गई, ये सभी धर्मों के नाम हैं, अलग अलग धर्मों के जो सब सेट्स हैं उनके नाम हैं. उसके अंदर जो भी शिक्षा दी जाती है, रिलीजियस धारणाएं दी जाती हैं, ऑल ऑफ देयर फेथफुल डिपार्टेड इन हेवन आर कंसिडर्ड सेंट्स. तो उनके जो भी बंदे ऑनेस्ट, सच्चे, ईमानदार बंदे जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, जिनका निधन हो जाता है, उनको संत मान लिया जाता है. Although some are deemed deserving of more praise or emulation, हालांकि कुछ लोग ऐसा माना जाता है, उनमें से भी कुछ ऐसे माने जाते हैं जिनकी ज्यादा प्रशंसा की जाती है, या फिर एम्यूलेशन यानी कि उनका अनुसरण किया जाता है, उनको अपनाया जाता है, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया जाता है, ज्यादा अपनाया जाता है. होता है अब हर धर्म में किसी ना किसी तरीके के कोई ना कोई गुरु होंगे, लेकिन आप किनको ज्यादा, या आम समाज जो है वो किनको ज्यादा, किसी को ज्यादा मान्यता देता होगा, किसी को कम मान्यता देता होगा, वो डिपेंड करता है. इन रिलीजियस बिलीफ बोल रहे हैं, अगर हम अपने धार्मिक बिलीफ्स की बात करें, अ सेंट इज अ पर्सन हु इज व्यूड एज पोजेसिंग एन अनकॉमन डिग्री ऑफ होलीनेस. एक संत वो व्यक्ति है जिसके पास में होलीनेस, होलीनेस मतलब क्या हो गया, पूजा समान, भगवान समान की उसके पास में अनकॉमन डिग्री ऑफ होलीनेस होती है, कि उसको पूजनीय माना जाता है. सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी टू गॉड, जो कि या तो भगवान के बिल्कुल समकक्ष होगी, भगवान जैसी होगी, या फिर उसके लगभग भगवान के समकक्ष होगी. The term saint, however, is used differently depending on setting and denomination. बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सेंट जो शब्द है वो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. Some saints receive official ecclesiastical recognition. ecclesiastical मतलब कैथोलिक चर्च से. कुछ संत ऐसे होते हैं जिनको कैथोलिक चर्च से मान्यता मिलती है, एंड और उसी की वजह से एक पब्लिक कल्ट, पब्लिक जनता जो है उनके पीछे उनको फॉलो करने वाली जनता उत्पन्न हो जाती है, ऑफ वेनरेशन, जो उनको आदर देती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैनोनाइजेशन. और ये कैसे होता है, कैनोनाइजेशन की प्रोसेस से. कैनोनाइजेशन मतलब कैथोलिक चर्च के द्वारा आपको मरणोपरांत रिटन में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मान लो कि भाई हाँ जी ये व्यक्ति जो है वाकई में संत थे इन द कैथोलिक चर्च, और ग्लोरिफिकेशन इन द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च. या फिर उनको कैथोलिक चर्च से कैनोनाइजेशन की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, या फिर उनको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के जरिए से ग्लोरीफाई किया जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा बताया जाएगा, ठीक है. अब देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हम धार्मिक भावनाओं के बारे में बात करें तो पहले वहां का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि संत की बात करें, संत होता क्या है. तो हम धार्मिक भावनाओं से अगर माने तो संत एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में कुछ अलग ही तरीके की पूजनीयता होती है, जिसको लोग पूजते हैं, मानते हैं, ठीक है. या तो वो सब भगवान के समकक्ष होगा या भगवान के बराबर होगा, ठीक है. ये हो गया. उसके बाद में सेकंड कि ये जो संत शब्द है इसको फिर भी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. अब अगर हम कैथोलिक, ईस्टर्न इन सब में बात करें तो कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, फेथफुल व्यक्ति, भगवान को मानने वाला व्यक्ति जो जिसका निधन हो गया उसको संत मान लिया जाता है. ऑल्दो कुछ लोगों की ज्यादा प्रशंसा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ को ज्यादा अनुसरण किया जाता है, अनुपालन किया जाता है, ठीक है. बोल रहे हैं लेकिन कुछ सेंट्स जो हैं उनको ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं कैथोलिक चर्च से कि हाँ जी ये संत था, ये व्यक्ति संत था, इसको हम भी संत मानते हैं, आप भी इनको संत मानो, ठीक है. ये प्रोसेस रहता है. तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन ए, बी और डी में फर्स्ट है, सी एलिमिनेट कर दो.
बी के बाद में आएगा सी, BCAD, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A strong man is a mediator between divine and mortal fate। बोल रहे हैं एक कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति जो होगा वो एक मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा डिवाइन, जो परमात्मा है उसके बीच में, और जो हम मर सकते हैं, जो हम मरने वाले या इंसान हैं, हमारे भविष्य के, हमारा जो बोलते हैं ना, ये आपका फेट है, यानी कि आपका भविष्य ही ऐसा है। मरना, मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, वो हम सबका फेट है। हमें से कोई भी अमृत पीकर नहीं आया कि हमने कभी मरना नहीं है। तो डिवाइन और मॉर्टल फेट के बीच में एक मध्यस्थ होता है, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति। अब यहाँ पे हमें मॉर्टल जो है हाईलाइटेड है, इसका सिनोनिम बताना है। मॉर्टल मतलब जो मर सकता है, जिसको मृत्यु मार सकती है, जो मर सकता है, खत्म हो सकता है, मर सकता है। ठीक है, ये हो गया मॉर्टल। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब बहुत खुशी वाला, आनंद होने वाला। सिंसियर मतलब ऑनेस्ट। ओवरजॉयड मतलब बहुत ज्यादा खुश। और लीथल मतलब जो घातक हो, डेडली हो। तो डेडली होगा तो मर भी सकेगा। ठीक है, जो कोई डेडली आक्रमण होएगा मतलब अगला व्यक्ति मर सकता है। सो ऑप्शन डी, लीथल इज करेक्ट। One may accomplish many things by a little effort। अब accomplish का हमें एंटोनिम डालना है कि कोई व्यक्ति बहुत कुछ हासिल कर सकता है थोड़े से प्रयास से। ठीक है, अब accomplish मतलब हासिल करना, संपन्न करना, अचीव करना। इसका एंटोनिम क्या होगा? क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब योग्य बनना। रिटेन मतलब बरकरार रखना। एग्जीक्यूट मतलब कुछ चीज करना, एक्शन में लाना, अकॉम्प्लिश करना। और मिस मतलब चूक जाना। तो वन में अकॉम्प्लिश मेनी थिंग्स या वन में मिस मेनी थिंग्स बाय लिटिल एफर्ट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। द क्रॉप्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। हार्वेस्ट वर्ब है। वर्ब किसके ऊपर हो रहा है? क्या हार्वेस्ट किया जा रहा है? क्रॉप्स। तो क्रॉप्स हो गया ऑब्जेक्ट। और कौन कर रहा है? फार्मर्स। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले, द क्रॉप्स। आर, क्रॉप्स भी प्लूरल है, और आर बताता है इस वक्त की बात चल रही है। आईएनजी बताता है कंटिन्यूस फॉर्म में। द क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, हैव बीन, आर बीइंग हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। There is a charm on the midnight air। मिडनाइट एयर के ऊपर चार्म नहीं होता, मिडनाइट एयर का चार्म होता है, जो बीच रात को या फिर कभी रात को 10, 11, 12 बजे ऊपर छत पे जाके अपने घरों की बालकनी में निकल के कभी चांद को देखना या आसमान को देखना, बड़ा ही अच्छा शांत सा, और जो वो हवा आती है, हवा का झोंका आता है, वो बड़ा मन को, आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। तो देयर इज अ चार्म, अलग ही तरीके का नशा, मजा है ऑन द मिडनाइट एयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस, जो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, ऑन नहीं आएगा इन द मिडनाइट एयर। जो मध्य रात्रि की हवा है उसमें अलग ही तरीके का आनंद भरा हुआ होता है। इन द मिडनाइट एयर इज करेक्ट। The professor's lectures are very conventional and so tedious। जो प्रोफेसर हैं उनके जो लेक्चर होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं, यानी कि पुराने ज़माने के तरीके, तौर तरीके वो इख्तियार करते हैं लेक्चर बनाने में, कुछ रोचक नहीं लाते, केवल पढ़ाई जो ऐसा लेक्चर होगा, और बहुत ही टीडियस यानी कि थका देने वाला होता है, उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इंटरेस्टिंग, मतलब कि बहुत ही रोचक होता है। तो ये क्या होगा इसका एंटोनिम? इंफॉर्मेटिव मतलब कि सूचनाप्रदक, ठीक है, आपको शिक्षा दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। आइडल मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव। और बोरिंग जो कि सिनोनिम हो गया टीडियस का, उबाऊ। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इंटरेस्टिंग इज द एंटोनिम फॉर टीडियस। आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट, बोल रहे हैं इस असाइनमेंट को खत्म करने के बाद द एम्प्लॉयज मेक इट अ डे। मेक इट अ डे की बजाय क्या आएगा? कॉल इट अ डे, क्योंकि अब वो आज के दिन का काम समाप्त करेंगे। तो जब आप काम समाप्त कर रहे हो तो आप उसको बोलते हो कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। आज हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे। या फिर आज नहीं हो पा रहा, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब कि आज काम नहीं हो पा रहा, इतना अच्छा नहीं किया हम लोगों ने, चलो बंद करते हैं, कल फ्रेश मूड से काम करेंगे। सो ऑप्शन ए, कॉल इट अ डे इज करेक्ट। Android began in 2003 as a project of American technology company Android Incorporation। बोल रहे हैं एंड्रॉयड की शुरुआत 2003 में हुई।
जो कि एक प्रोजेक्ट था एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी का जिसका नाम था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन टू डेवलप एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिजिटल कैमरास, जिसका मकसद था कि वो एक ओएस बनाए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए डिजिटल कैमरास के लिए। In 2004, the project changed to become an operating system for smartphones. तो 2003 पहले आएगा, 2004 बाद में आएगा, और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 2005, ये और बाद में आएगा। तो टाइमलाइन ऐसे चलेगी 2003, 2004 और फिर 2005, राइट। तो बोल रहे हैं 2004 में जो प्रोजेक्ट है उसको परिवर्तित कर दिया गया और अब वो एक स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लग गए। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन तो दो, तो सी हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेल्युलर टेलीफोन्स में यूज किया जाता है, टैबलेट कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2005 में एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन वॉज बॉट, खरीद ली गई बाय द अमेरिकन सर्च इंजन कंपनी गूगल इनकॉर्पोरेशन। किसके द्वारा? अमेरिका की जो सर्च इंजन कंपनी है गूगल इनकॉर्पोरेशन, उसने उसको खरीद लिया। दैट ट्रांसफॉर्म द ओएस इनटू व्हाट इट इज टुडे। और इसने इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आज ये बन चुका है वो बना दिया। एंड्रॉयड के कितने सारे फॉर्मेट्स आ गए, वो किसके अंतर्गत बने गूगल इनकॉर्पोरेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए में सी फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद में ए 2003, फिर उसके बाद में बी 2004 और डी 2010, बी 2004 और डी। तो सी ए बी डी हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, सी ए बी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। India has an upbeat vision of liberal, non-violent, relatively pluralistic democracy। बोल रहे हिंदुस्तान का बहुत ही अपबीट विजन है। अपबीट मतलब बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव नजरिया है। किस चीज के बारे में? लिबरल, नॉन वायलेंट, रिलेटिवली प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि नॉन थ्रेटनिंग ग्लोबल लीडरशिप, जो कि हमारी लीडरशिप है वो नॉन थ्रेटनिंग है, किसी को डराते नहीं। हम जो है अपना लिबरलाइजेशन के जरिए लिबरल होके कि मतलब हाँ सभी विचारों को ओपन करके नॉन वायलेंट तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। Epics from mythologies like the Mahabharata and Ramayana are likened to classic Greek works like the Odyssey and Iliad, and between 1 and 1000 AD बोल रहे हैं कि माइथोलॉजीज चाहे महाभारत हो या रामायण हो उनको भी पढ़ा जाता है, पसंद किया जाता है। और ग्रीक स्कॉलर्स का जो काम है जैसे कि ओडेसी या फिर इलियाद, इनको भी जाना पढ़ा जाता है और पसंद किया जाता है, जो कि 1 से 1000 एडी में किए गए थे। इंडिया वॉज लॉर्डेड, इंडिया को कहा जाता था एज द गोल्डन बर्ड फॉर इट्स जीडीपी। इंडिया को सुनहरी चिड़िया, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसकी जीडीपी की वजह से, विच वॉज हायर दैन चाइना एट दैट टाइम, जो कि उस दौर के चाइना से भी बहुत ज्यादा थी। ल्यूमिनरीज लाइक महात्मा गांधी, ल्यूमिनरीज कौन होते हैं? वो लोग जिनको लोग अपना आइडल मानते हैं, जिनको लोग अनुसरण करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, एज वेल एज द आर्ट्स ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, डांस एंड द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आयुर्वेदा एक्सेट्रा जनरेट अ स्टैगरिंग एरे। बोल रहे हैं कि ये सब क्या करते हैं, और जैसे कि हमारे जो महापुरुष हैं महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर वैसे लोग, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का जो लिटरेचर है, म्यूजिक, डांस, सॉफ्ट इंडस्ट्री जो है हमारी, आयुर्वेदा है, ये सब क्या करते हैं? बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर जनरेट करते हैं। किस चीज के बारे में? एसेट्स दैट हाईलाइट। ये ऐसा खजाना है, सॉफ्ट पावर का ऐसा खजाना है जो कि हिंदुस्तान की जो अपील है दुनिया की पॉपुलेशन में लेकर गए हैं। अब आपने आज की डेट में देखा होगा इतने सारे लोग जो हैं इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पर आकर कृष्ण धुन में मगन हो रहे हैं लोग। तो वो क्या है? हमारी सॉफ्ट पावर का कमाल है, हमारी सॉफ्ट पावर का एक दबदबा बना है दुनिया में, और दुनिया ने हमें एक्सेप्ट करा है। With Ashoka, Buddha and Gandhi serving as the primary leaders, और क्योंकि हमारे देश में अशोक, बुद्ध, गांधी जो है प्रमुख नेता रहे हैं, प्रमुख लीडर्स रहे हैं। अब ये वैसे नेता नहीं रहे कि वोट मांगने चले गए, लेकिन हम लोग इनको अनुपालन करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं अपने जीवन में। Indians are known for their core value of respect,
हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी। बोल रहे हैं हिंदुस्तानियों को जाना जाता है अपनी मुख्य जो कोर वैल्यूज हैं, जो हमारी जड़ों के अंदर जो कुछ वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, जो कि किस चीज के हैं, रिस्पेक्ट, आदर के, हार्मनी, सौहार्द के, और फ्रेटर्निटी यानी कि वसुदेव कुटुंबकम, और सब धर्मों का सम्मान, और अपने जैसे जो भी मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु हैं, हम सबको सम्मान और रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आज दुनिया में जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा कि इंडिया का विजन क्या है, वो आ गया। पहले इंडिया के बारे में बात की जा रही है तो इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया गया। उसके बाद में कैसे होगा ये विजन हमारा, कैसे, कौन से लीडरशिप्स हैं, जो लीडरशिप हमें महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की मिली, उसकी बात कर रहे हैं। फिर आएगा साथ ही साथ अशोक, बुद्ध, गांधी, ये मुख्य लीडर रहे हैं और हम इन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, और इसी की वजह से दुनिया हमें जानती है, हमारी कोर वैल्यूज की वजह से। चाहे बात हो एपिक माइथोलॉजीज की, जैसे कि महाभारत या रामायण, उनको भी पसंद किया जाता है, और ग्रीक कार्य को भी पसंद किया जाता है हिंदुस्तान में, जैसे कि ओडेसी या इलियाद। बोल रहे हैं हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने दौर में सोने की चिड़िया भी रह चुके हैं, और चाइना से भी ज्यादा हमारी, उस दौर के चाइना से भी ज्यादा हमारी जो थी जीडीपी थी। सो ए, सी, डी, बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। We know infinitely dash about the wealthy people of Egypt। बोल रहे हैं हमें अनंत तक पता है कि जो इजिप्ट है वहां के लोग जो बड़े बहुत ज्यादा वेल्दी थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, उनके बारे में। दैन वी डू अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, हमें मतलब उन अमीर लोगों के बारे में अनंत तक पता है, यानी कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पता है। लेकिन वहां के जो आम जनमानस थे, जाहिर सी बात है राजा थी तो प्रजा भी होगी, लेकिन हमें प्रजा के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर इतना नहीं पता। एज मोस्ट मॉन्यूमेंट्स वर मेड फॉर द रिच, क्योंकि जाहिर सी बात है मकबरा या फिर ताजमहल कोई आम इंसान तो बना नहीं सकता था, वो शाहजहां ने ही बनाया, तो हमें उससे शाहजहां के बारे में तो पता चल गया, लेकिन शाहजहां के दौर में लोग कैसे थे उसके बारे में हमें नहीं पता चला। हाउसेज इन विच ऑर्डिनरी इजिप्शियन लिव्ड, क्योंकि वो घर जिसमें आम इजिप्शियन रहते थे, हैव नॉट बीन प्रिजर्व्ड, वो अभी तक जीवंत नहीं बचे हैं, उनके ढांचे नहीं बचे हैं, तो हम नहीं बता सकते कि वो लोग किन स्थितियों में रहते थे। एंड व्हेन मोस्ट पीपल डाइड दे वर डैश इन सिंपल ग्रेव्स, अब उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता है, राइट। तो जब अक्सर आम इंसान खत्म होता है तो उनको साधारण सी ग्रेव्स में दफना दिया जाता था। Most of our traditional sources of information dash the old kingdom are monuments of the rich। तो हमारी जो अधिकतर जानकारी है, इंफॉर्मेशन है इस पुराने राज्य के बारे में, वो अक्सर जो अमीर लोगों के पिरामिड्स, अमीर लोगों की टोम्बस्टोन्स बनाई गई हैं, उनसे पता चलता है। इवन पापेरी, पापेरी क्या है, एक तरीके की पेपर है जिसके ऊपर लिखा जाता था। अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि जो स्टिक्स होती हैं, लकड़ियां वगैरह, उनको पानी में डिप करके रखा जाता था, और उससे फिर उनकी छाल निकाल के उसको रस्सी बनाने के इस्तेमाल में, कागज बनाने के इस्तेमाल में लाया जाता था। तो ये जो पापेरी है ये भी कम मेनली फ्रॉम पिरामिड टेम्पल्स, ये भी हमें पिरामिड टेम्पल्स में ही मिली है। डैश दिस डज नॉट मीन दैट डेथ वॉज द इजिप्शियंस ओनली प्रीऑक्यूपेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मृत्यु है वही एक जरिया है जिससे हम इजिप्शियंस के बारे में जान सके, वही एक जरिया है जिसके जरिए हम इजिप्शियंस को समझ सके। We know infinitely dash about the wealthy people of Egypt। क्या जानते हैं हम उनके बारे में? More about the wealthy people of Egypt। As most, more नहीं आएगा, उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, तो much about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people। So much is correct। Houses in which ordinary Egyptian lived have not been, बोल रहे हैं कि जो हाउसेस हैं जिसमें आम इजिप्शियन रहते हैं, हैव नॉट बीन प्रिजर्व, तो बचे नहीं हुए। एंड व्हेन मोस्ट पीपल डाइड दे वर डैश इन सिंपल ग्रेव्स, तो उनको बरी किया जाता था ना, तो मोस्ट पीपल डाइड दे वर बरीड, पास्ट की घटना है, बरीड इन सिंपल ग्रेव्स। मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड किंगडम, ठीक है, तो उनके बारे में हमारी जानकारी ना, ऑन, इस किंगडम के ऊपर हमारी जानकारी नहीं, ऑफ नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, अबाउट, इनके बारे में हमारी जो जानकारी है वो उन्हीं मॉन्यूमेंट से आती है जो अमीर लोगों के लिए बनाए गए। ऑफ द रिच डैश पिरामिड, रिच लाइक पिरामिड,
दस पिरामिड, सच पिरामिड या एज पिरामिड। तो लाइक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर श्रेणी, रिच अमीर लोगों की पिरामिड से, रिच अमीर, तो रिच लाइक पिरामिड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Even papyri come mainly from pyramid temples. Dash, this does not mean that death was Egyptians only preoccupation. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु ही एकमात्र तरीका है किस चीज जानने का, कुछ चीज समझने का, ठीक है, इनके बारे में जानने या समझने का। सो मोर ओवर दिस डज नॉट मीन, देन डज नॉट, बट दिस डज नॉट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल उन टॉम्स और उन पपियारी और उन पिरामिड से ही इनके बारे में कुछ जान सकते हैं। हमारे पास और भी जरिए होंगे कुछ जानने के इनके बारे में, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आपको कि कोर्स को कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो जान सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। पीडीएफ के बिना बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत करना। पहले पीडीएफ में से सारी वोकैब पढ़ो, क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही वीडियो देखो, ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको कैसे कर पढ़ना है। अगर नहीं आया है तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, हमेशा कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।